लेकिन होस्टिंग क्यों देनी है उन्होंने आपको? होस्टिंग में ही तो उनका लॉगिन है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। बेटा ये दरवाज़ा बंद करेगा स्टूडेंट, पीछे से दरवाज़ा बंद करें। जी प्रीवियस क्लास हमने एंड की थी। स्टूडेंट्स क्या हो गया यार, स्कूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं छोड़ दूंगा क्लास, हाँ मैं वाकई छोड़ देता हूँ। हाँ मेच्योर स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करें ना। आप जब क्लास में आ जाएं तो प्लीज़ बैठ जाया करें, मुझे सुन लिया करें। बस सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करते, कुछ करते हैं लेकिन अच्छा नहीं है ना। मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, मैं इंजॉय करके पढ़ाता हूँ, तो जब मैं इंजॉय नहीं करूँगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे इंजॉय करने दें। हाँ जी, प्रीवियस क्लास को हमने कैनोनिकल पर स्टॉप किया था। मैंने कहा था ना कि कुछ डुप्लीकेशन की बात की थी। मैंने कहा कुछ कंटेंट होता है जो हम किसी का कंटेंट डुप्लीकेट करते हैं, वो तो बिल्कुल इलीगल है, गूगल अलाउ नहीं करता। कुछ कंटेंट है जो हम अपना डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसके लिए भी हमें साइंस यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल की उसको समझ नहीं आएगी कि भाई इसमें से आपका असल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। सो हमें गूगल को ये बताना पड़ता है कि इसमें हमारा असल कंटेंट ये है और कॉपी कंटेंट ये है। फ़ायदा क्या होता है कि गूगल का जो क्राउलर होता है वो कॉपी कंटेंट को नहीं देखेगा, असल कंटेंट को देखेगा रैंक करवाने के लिए। लोगों को दोनों कंटेंट दिखाएगा, मगर रैंक करने के लिए, पोजीशनिंग करने के लिए वो सिर्फ एक कंटेंट को देख रहा होगा, दो को नहीं देख रहा होगा। इस मकसद के लिए हमें कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है। हमारे पास एसईओ की दो टाइप्स थी। हमने कहा था कि एक ऑन साइट एसईओ है और एक टेक्निकल एसईओ है। ये जो कैनोनिकल वाला पार्ट है ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ये जो हम कैनोनिकल वाला पार्ट, जी मैं कर लूँ जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट है कैनोनिकल जो टैग है ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। कि कैनोनिकल क्या है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि कैनोनिकल से मुराद क्या है। एक कैनोनिकल से क्या मुराद है वो तो मैंने आपको बता दिया, डुप्लीकेट इन द सेम वेबसाइट। ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट कंसीडर नहीं हो रहा, मतलब ये ऐसा डुप्लीकेट नहीं है जिसपे क्राउलिंग रुक रही है, बल्कि ये क्राउलर कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे जाना कहाँ पर है। लेकिन अगर आप किसी का कंटेंट यूज करेंगे तो वो डुप्लीकेशन की वजह से तो गूगल आपको क्राउल ही नहीं करेगा। यानी कि वो सबसे बड़ा बैड फैक्टर है आपकी वेबसाइट के रैंक करने का, कि आप लोगों का डाटा पिक करते हैं और अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। आपको अपनी वेबसाइट में सारे का सारा यूनिक डाटा लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अब कैनोनिकल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और यहाँ पर आकर मैंने एक वेबसाइट खोलता हूँ, प्रोफेशनल किचन वाली। जी आ गया, ये जी हमने वेबसाइट खोली। हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, यूआरएल से। तो इस वेबसाइट को मैंने खोला है professionalkitchenequipment.deckichen.org। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट का एक वर्जन है जो यूआरएल से खुलता है। ऐसी है, कौन सा यूआरएल, डोमेन या सब डोमेन। मतलब अगर ये वेबसाइट मेन डोमेन पर होती तो मैं professionalkitchenequipment.com.org वगैरह लिखता। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट, इसका मतलब है ये सब डोमेन है। DECKitchen.org असल डोमेन है, तो ये सब डोमेन है। लेकिन ये एक यूआरएल है जो एक वेबसाइट को खोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्जन वेबसाइट का ऐसे खुल रहा है। कैसे खुल रहा है, डोमेन नेम लिखने से। ऐसे ही है ना, एक वेबसाइट का यूआरएल कैसे खुल रहा है, डोमेन का नाम लिखने से। अब मैं एक और यूआरएल लिखने लगा हूं जी, मैंने उसी यूआरएल के आगे लगा दिया index.html। सब इससे वाकिफ हैं, सबको पता है भाई ये वो वाली फाइल है
जिसमें वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको लाइव कर दिया था तो हमें इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल को पिक किया था। लेकिन जब मैं ये लिख के एंटर करता हूँ फिर क्या होता है? हाँ भाई कुछ हुआ है? वैसे ही है सब कुछ वैसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक वेबसाइट को खोलने के दो तरीके हैं, एक डोमेन नेम और एक डोमेन विद फाइल नेम। अब जब ये वेबसाइट गूगल पर जा रही है तो क्या ख्याल है आपका? गूगल के पास दो रूट हो गए, यानी गूगल के पास दो यूआरएल हो गए, लेकिन दोनों यूआरएल से एक ही चीज खुल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक असल और एक कॉपी। लॉजिकली एक असल है और एक कॉपी है, एक्चुअली एक ही है, एक्चुअली तो एक ही है index.html, असल वही है। लेकिन क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट को लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो बाय नेम इंडेक्स की फाइल को खुद ही पिक कर लेती है। लेकिन जब हम डुप्लीकेशन वाला पॉइंट देख रहे हैं, कैनोनिकल वाला पॉइंट देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो दो एड्रेसेस हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इसमें से असल वाला है और एक इसमें से कॉपी वाला है। ऐसे ही है ना, एक इसमें से असल है और एक इसमें से कॉपी है। सो गूगल का क्राउलर तो कंफ्यूज होगा कि भाई मुझे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc kitchen.org को रैंक करना है कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट /index.html को रैंक करना है। दो चीजें हैं, एक ही चीज खुल रही है दो अलग-अलग नाम लिखने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कैनोनिकल तो यही लगने लगा कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट है इसके जो दो एड्रेस हैं, गूगल इन दो एड्रेसेस को एक एड्रेस समझे, दो एड्रेस ना समझे, यानी एक को असल समझे और एक को कॉपी समझे। अब ये वाली जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आपको क्या लगता है कि ये वाली बात सिर्फ अफेक्टिव इस वेबसाइट पे है? हर वेबसाइट पर ये बात इफेक्टिव है, यानी कि हर वेबसाइट की साइंस यही है ना, हर वेबसाइट की साइंस यही है कि वो दो यूआरएल से खुल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एक ऐसा टैग है जो आपको हर वेबसाइट पर उसके नाम के साथ अप्लाई करना है। अब हमने इसको कैसे अप्लाई करना है और इसको हमें कहाँ अप्लाई करना है? भाई दो यूआरएल हैं। सो अगर हम ये देखें कि हमारे पास फिजिकल एक्सेस किस चीज के पास है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc kitchen.org या प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc kitchen.org /index.html। फिजिकल एक्सेस कहाँ है? इंडेक्स में फिजिकल एक्सेस है, दूसरे में तो फिजिकल एक्सेस ही नहीं है, वो तो है ही लॉजिकल सब कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी को ये कहना चाहूँ कि ये असल है और ये कॉपी है, अच्छा सबसे पहले ये समझ लें कि ये बताने के लिए कि ये असल है ये कॉपी है, हमें कहाँ जाना है? असल वाले में जाना है कि कॉपी वाले में जाना है? हमें कॉपी वाले में जाना है। हमें ये बताने के लिए कि इसमें से असल कौन सा है और कॉपी कौन सा है, हमें कहाँ जाना है? कॉपी कंटेंट पे जाके बताना है कि ये कॉपी है और उसके अंदर मेंशन करना है कि असल में असल ये वाला है। तो जब आप इधर आओ तो कहाँ चले जाओ? असल पर चले जाओ। मुझे रैंक नहीं करना बल्कि असल वाले को। तो हम ये मेंशन कहाँ कर रहे हैं? जहां डुप्लीकेट है। अब इस सूरत में मैं किसे डुप्लीकेट समझ रहा हूँ? जहां मेरा एक्सेस है। भाई मैं डोमेन के ऊपर जाकर तो चेंज कर ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता, वहां पर तो कोई फाइल ही नहीं है, वो तो एक वर्चुअल एड्रेस बना हुआ है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज कहां पे होगी? यानी मैं क्या बताने लगूंगा, मेरी जो इंडेक्स की फाइल है ये क्या है? कॉपी है। और असल फाइल कौन सी है? dckitchen.org, ये मेरी असल फाइल है, ये मैं यहां पर कह रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो फाइल एक ही है, index.html, वही असल है, लेकिन मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि इंडेक्स कॉपी है और असल कौन सी है? इसकी एग्जांपल यूं कर लें, जरा शॉर्ट एग्जांपल देखें। मैं कहता हूं भाई ये वेबसाइट है dckitchen.org, ठीक है। फिर ये कैसे खुल रही है? ऐसे खुल रही है ना, ये फिजिकल फाइल है, ये तो फिजिकल फाइल ही नहीं है, ये तो यूआरएल है सिर्फ। हम जब कोई डोमेन परचेज करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं, वेबसाइट अपलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वेबसाइट एक्टिवेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकली एक्सेस हमारा कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है? नीचे। तो अब हम नीचे वाली को कहेंगे कि भाई ये डुप्लीकेट है,
क्योंकि भाई जहाँ फिजिकल एक्सेस होगा वहीं पे जाकर कुछ मेंशन कर सकते हैं ना। यहाँ पर तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, यहाँ बताऊंगा कैसे कि ये कॉपी है। तो ये तो फाइल है ना, इस फाइल का पूरा एक्सेस आपके पास था, इसका हेड पोर्शन भी आपके पास है, आप इसके हेड में जाके टैग लगाओगे और उसे बताओगे कि ये कॉपी है, दरअसल असल ये है। स्टोरी समझ में आई है कि नहीं? अभी भी आई है? ये वाली एक बात हर वेबसाइट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, किसी भी वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने ये कैनोनिकल चेक करना है कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। एसईओ चेकर पढ़ा था ना, उसमें देखिएगा, उसमें कैनोनिकल दिखाएगा कि भाई इसका कैनोनिकल है कि नहीं है। अगर तो है तो फाइन, डेवलपर नहीं लगाता ये एसईओ के बंदे नहीं लगाना, ठीक है? लगा ही नहीं होगा, ये आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ? मैं यूं भी कह सकता हूं कि एक एड्रेस इसमें से फिजिकल एड्रेस है और एक एड्रेस इसमें से वर्चुअल एड्रेस है। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि मैं कह रहा हूं भाई क्राउलर दोनों पे ही आ रहा है, और मैं क्राउलर को अब जरा मना करने लगा हूं कि भाई जब तुम इंडेक्स के अंदर आओ तो तुमने ओरिजिनल किसको समझना है? dckitchen.org को ओरिजिनल समझना है। जब वो उसको ओरिजिनल समझेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलिंग का जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा होगा, वो कहां से कलेक्ट करेगा? ORG से कलेक्ट करेगा। हालांकि ORG का डाटा कहां से कलेक्ट हो रहा है? यहां से कलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये एक रीडायरेक्ट हमें लगाना है। अब ये रीडायरेक्ट कैसा है? फिजिकल रीडायरेक्ट है कि वर्चुअल रीडायरेक्ट है? वर्चुअल रीडायरेक्ट, ये फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है। फिजिकल रीडायरेक्ट क्या होता है? फिजिकल रीडायरेक्ट सिंपल है भाई, www.geo.tv लिख के एंटर किया तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खुल गई। इसे हम बोलेंगे फिजिकल रीडायरेक्ट, ये भी हमारे टॉपिक में शामिल है। ये कौन से वाला रीडायरेक्ट है? वर्चुअल। सो हम कैनोनिकल को वर्चुअल रीडायरेक्ट भी कहते हैं। कैनोनिक क्योंकि इसमें हम किसको घुमा रहे हैं? सिर्फ क्राउलर को, यूजर को नहीं। ये सारे काम के लिए यूजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई यहाँ पे यूजर से हम कोई बातचीत नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ कम्युनिकेट किसके साथ कर रहे हैं? क्राउलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई तुमने इसको असल समझना है और इसको कॉपी समझना है, बस। ये एक तो हर किसी पे लगेगा। उसके बाद अब आ गई दूसरी बात, डुप्लीकेट कंटेंट वाली। हो सकता है किसी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी में ना हो। तो जिसके अंदर अपना डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? भाई जिसके अंदर अपना डुप्लीकेट कंटेंट नहीं हो, उसे कैनोनिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कैनोनिकल, वो कैनोनिकल कब लगेगा? जब डुप्लीकेट होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन की मेन वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का जो होम पेज है, डिजिटल मार्केटिंग का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और वही वाला पैराग्राफ उनका जो कोर्सेज का टैब है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, वो वहां पर भी मौजूद है। अब वो दोनों जगह पर मौजूद है, उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि हम यूजर को कोर्सेज पर लेकर जाना चाह रहे हैं कि होम पेज पर। आपका क्या ख्याल है कि हम ज्यादा रैंक किस पेज को करवाते हैं, मेन पेज को कि सब पेज को? मेन पेज को। इसका मतलब हम होम पेज पे लाना चाहेंगे। अब मैं कोर्सेज के पेज पे जाकर बताऊंगा कि भाई ये वाला पेज जो है वो डुप्लीकेट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पेज डुप्लीकेट है, मगर सिर्फ उस चीज में जो डुप्लीकेट है बस, बाकी उसमें कुछ यूनिक कंटेंट भी है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये वाला पार्ट डुप्लीकेट है, ये वाला पार्ट डुप्लीकेट नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये डुप्लीकेट है, तो वो खुद से क्रॉस चेक करेगा कि उसमें जो दो चीजें कॉमन है वो कौन सी हैं। उस कॉमन चीज को क्रॉल करने के लिए वो दूसरे पेज पर मूव कर जाएगा। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी साइंस समझाई है, अभी हमने इसका कोई डेमो नहीं देखा कि ये होगा कैसे। हाँ, मैं कहा ये करना कैसे है, ये अभी हम देखने लगे हैं जी। ये करना कैसे है, इसमें आ जाए। चले अब जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URLs, you can use canonical tag to specify which version is the main one and thus should be indexed। यही बताया ना हमने इतनी देर से, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था, यही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। अब आ जाए नीचे और जी, टैग नजर आ रहा है आपको जी? पता लग गया क्या टैग है? अच्छा, ये कौन सी SEO है? ये है टेक्निकल SEO का फैक्टर, ठीक है।
हालांकि इसको हम देखें कंसीडर करें ना तो ये ऑन साइट एसईओ के तौर पर ट्रीट हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि 2012 में जब मैं एसईओ करता था तो टेक्निकल एसईओ का कोई नाम नहीं था, सिर्फ ऑन साइट एसईओ ही होती थी। ये गूगल ने खुद से सब कैटेगराइज किया हुआ है, चीजों को सब कैटेगराइज कर दिया कि भाई इसको इस तरह ले लें। हालांकि देखा जाए तो ये तो हेड पोर्शन में जाकर हम कुछ टाइप कर रहे हैं ना, तो ऑन साइट एसईओ की कैटेगरी में है कि भाई साइट के ऊपर ही चेंजेस आने लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसने इसको सब कैटेगराइज करके इसको वो कर दिया। क्या लिखा है? लिंक रिलेशन, ये वाला टैग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, किसके लिए? किसके लिए पढ़ा हुआ है? बिल्कुल सही है, फेविकॉन के लिए। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट, है ना। अब ये दूसरा लिंक आ गया, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। मैं कहा दूसरा लिंक आ गया, कौन सा? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल एजरेफ इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आगे? ये भी जो मैंने बताया था यूआरएल, कौन सा यूआरएल है जिसको आप ओरिजिनल समझ रहे हैं वो यहां लिखेंगे। जिस यूआरएल को आप ओरिजिनल समझेंगे उस यूआरएल को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा एक ओरिजिनल यूआरएल था मेरा dckitchen.org, तो यहाँ पर आएगा https dckitchen.org बस। अब क्या होगा? एक्चुअली ये फाइल कौन सी खोली हुई है मैंने? dckitchen.org के अंदर index.html, चेंजेस उसमें हो रही है। अब यहाँ पर एक रीडायरेक्ट लगाया, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडेक्स की फाइल कॉपी है, इंडेक्स की फाइल कॉपी है और dckitchen.org ओरिजिनल फाइल है। तो मैं वर्चुअली रीडायरेक्ट कर रहा हूँ किसको? क्राउलर को इंडेक्स से dckitchen.org में। हालांकि देखें तो इंडेक्स और dckitchen.org एक ही चीज है, लेकिन ये मेरे ह्यूमंस के लिए है ये एक चीज, क्राउलर के लिए ये एक चीज नहीं है। क्राउलर तो कह रहा है कि दोनों यूआरएल है, एक दूसरा यूआरएल है, एक दूसरा यूआरएल, उसको कंटेंट से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये दो जो यूआरएल हैं इनमें से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, और ये हर वेबसाइट की सूरत में हमें करना है। चले अब इसकी एक एग्जांपल और करते हैं। भाई पता लग गया क्या टैग किया हमारा? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू एग्जैक्ट पूरे का पूरा यूआरएल, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल नहीं लिखना। शॉर्ट यूआरएल का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट यूआरएल का मतलब हुआ dckitchen.org बस। https पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ यूआरएल कॉपी करना है, जैसे यूआरएल एड्रेस में यूआरएल आ रहा होता है, एग्जैक्टली वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल और करते हैं। मैं ये कह रहा हूं इस पेज के ऊपर एक फाइल है, उसका नाम है pizzaoven.html, ठीक है, और एक हमारी फाइल है index.html। सबको पता लग गया कि होम पेज कौन सा है? कौन सा है होम पेज? pizzaoven index.html। अब है क्या? index.html के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पिज्जा ओवन का, और साथ में एक तस्वीर भी लगी हुई है, और पिज्जा ओवन पर भी वही वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि होम पेज पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? दो टेक्स्ट कॉमन हो गए इन दोनों फाइलों में, दो पैराग्राफ्स कॉमन हो गए। अब गूगल ने क्या करना है? क्राउल करने के लिए आ रहा है, एक ही तरह का कंटेंट एक ही वेबसाइट के दो पेजेस पे उसे मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। यानी इसका मतलब तो क्या हुआ? मैच बढ़ गया हमारा अपना ही, किसी और के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा। गूगल हमारा कंपैरिजन हमारे साथ ही कर रहा है। तो भाई कभी हमारी पिज्जा ओवन की वेबसाइट को क्राउल कर जाता है और कभी नीचे वाली को क्राउल कर जाता है। हमने उसको गूगल के क्राउलर को ये समझाना है कि भाई इन दोनों में से एक हमारा ओरिजिनल है और एक हमारा। अब आपका क्या ख्याल है, यहाँ पर हमें कॉपी किसे कंसीडर करना चाहिए? हाँ, पिज्जा ओवन को अब हमें यहाँ पर कॉपी कंसीडर करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पिज्जा ओवन की फाइल को खोलकर उसके हेड पोर्शन पे जाकर कैनोनिकल लगाऊंगा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू पूरी वेबसाइट के यूआरएल के साथ नाम क्या आएगा पूरी वेबसाइट के साथ? नहीं, पिज्जा ओवन में तो हम बैठे हुए हैं,
पिज्जा ओवन को ही तो हम कह रहे हैं डुप्लीकेट है। मैंने सबसे पहले क्या बात बताई, मैंने कहा जिसे आप डुप्लीकेट कंसीडर कर रहे हैं आपने चेंज उसी में करनी है। आपने कैनोनिकल कहाँ लगाना है, ओरिजिनल में लगाना है कि डुप्लीकेट में लगाना है? डुप्लीकेट में लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेट तो पिज्जा है, उस फाइल को तो आपने खोला हुआ है। पिज्जा ओवन .html की फाइल को खोल के आप हेड में गए हैं, वहां पे जाकर आप लिंक रिलेशन कैनोनिकल लगा रहे हैं। href में यूआरएल कौन सा दे रहे हैं? href में आप यूआरएल दे रहे हैं डीसी किचन का पूरा यूआरएल, जो मैंने कहा पूरा यूआरएल लिखना है प्रोटोकॉल्स के साथ, https://dckitchen.org.index.html। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पिज्जा ओवन की फाइल में जाकर क्या बता रहा हूं कि असल फाइल कौन से वाली है। समझ में आई है? एक और एग्जांपल करते हैं। जी चले, एक पेज है dm.html। इस पेज के ऊपर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सारा कंटेंट लिखा हुआ है डिटेल के साथ, और एक इसी पेज की जो मेन वेबसाइट है, बेसिकली ये भी किसमें है, academy.edu.pk में ही है, और एक इनका इंडेक्स की फाइल है, उसके अंदर भी यही वाला पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है हमने। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये दो पेजेस हैं जिनमें डुप्लीकेट कंटेंट है, इनमें से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये बताने के लिए हमें कौन सी फाइल में चेंजेस करनी है? हाँ, डीएम में, यानी डीएम फाइल में खोलूंगा, उसके हेड में जाऊंगा, टैग कौन सा लगाएंगे? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू https://academy.edu.pk/index.html। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टैग हम लिख रहे हैं ये क्या बता रहा है, मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि भाई ये ओरिजिनल है और जिस फाइल में ये लग रहा है वो कॉपी है। सो इट इज द यूज ऑफ कैनोनिकल टैग, और हमने कैनोनिकल को कैसे इस्तेमाल करना है ये सारा प्रोसीजर है। ये वाला जो डुप्लीकेशन वाला पार्ट है ये सब उस वक्त इंप्लीमेंट होगा जब डुप्लीकेट होगा। जब डुप्लीकेट है ही नहीं, आपको पक्का यकीन है कि भैया आपके सारे पेजेस यूनिक है, तो फिर हम ये वाला तो नहीं लगाएंगे। फिर हम कौन से वाला लगाएंगे? सिर्फ मेन रूट वाला लगाएंगे। जो मेन वेबसाइट वाला कैनोनिकल है वो हर वेबसाइट पे लगेगा। जब मैं एसईओ शुरू करूंगा और किसी पे ये नहीं लगा होगा तो मैं एसईओ ऑडिट करूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि भाई इस पे कैनोनिकल नहीं है। वो कौन सा कैनोनिकल डिटेक्ट करेगा? वो मेन रूट का। वो डुप्लीकेशन वाला कैनोनिकल चेक नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मेरा मैच मेरे पेज के साथ ना पड़े, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन जो गूगल ने चेक करना है वो मेन रूट का कैनोनिकल चेक करना है। जी हाँ जी, कैसे पता लगेगा? इतने सारे लोग हैं, सब कोई ना कोई तो बता ही देगा हमें। एसईओ ऑडिट से पता लगेगा भाई। पहले दिन मैंने कहा था ना एसईओ ऑडिट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। हाँ, मैंने कहा था एसईओ ऑडिट में जाकर वेबसाइट का यूआरएल लिखें, वो पूरा सब कुछ बताएगा कि इस वेबसाइट में कौन सी एसईओ हुई है और कौन सी एसईओ होने वाली है, और फ्री में बताएगा, कोई पैसे नहीं लेगा आपसे। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मैं सब कुछ खुद से करूँगा, एक एक फैक्टर चेक करके चेंज करता जाऊँगा। जैसे मैंने कहा उधर ही जाकर मुझे देखना टाइटल लग गया है, उधर ही जाकर मुझे देखना मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई है, इधर ही आकर मैंने क्या चेक किया? अगला कैनोनिकल चेक किया। जी पता लग गया? ये था जी हमारा कैनोनिकल का टैग। अच्छा, अब जरा आगे आ जाते हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास रोबोट्स। ठीक है, ये रोबोट्स क्या चीज है? रोबोट्स भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ का ही फैक्टर है। रोबोट्स की फाइल
और आप ये देख रहे हैं ये HTML फाइल नहीं है, ये वेब वाली फाइल नहीं है, ये तो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। ये फाइल क्या कर रही है, इस फाइल ने क्या बताना है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर लेकिन पढ़ेंगे हम कुछ और इसके बजाय। A report text is a text file that resides in the root directory of website। कह रहा भाई जहां पर आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा है, आपने इस फाइल को भी वहीं पर कॉपी कर देना है। And give search engine crawlers instruction as to which pages they can crawl and index during the crawling and indexing process। कह रहा एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है कि आपकी पूरी वेबसाइट में से कौन सी चीज़ें क्राउलेबल हैं और कौन सी चीज़ें क्राउलेबल नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि अभी मेरी एक वेबसाइट है, मैंने अपलोड की, जब मैंने उसका फोल्डर अपलोड किया तो वो तो कोई कहा आप समझ लो 25 GB का, उसमें मेरा बहुत सारा बैकअप भी पड़ा हुआ है, बैकअप फाइलें भी पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ तो क्राउल होने वाला नहीं है, कुछ क्राउल होने वाला है, कुछ क्राउल होने वाला नहीं है। सो मैं गूगल को बताऊंगा कि भाई ये क्राउल करो और ये क्राउल ना करो। जिसने मेरी वेबसाइट को रैंक करवाना है मैं उसे क्राउल करवाऊंगा, और जिसने मेरी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाना मैं उसे क्राउल नहीं। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी कि इसका पर्पस क्या है। अब इसको भी चेक करना है भाई कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना, रोबोट्स की फाइल है मौजूद कि नहीं है, तो इसको तो भाई यहाँ से डायरेक्ट ही चेक कर दो जी। मैंने क्या लिखा है, DC Kitchen डॉट, मेरे वेबसाइट का नाम, किसी भी वेबसाइट का नाम, भाई किसी भी वेबसाइट का नाम /robots.txt टेस्टर है ये सिर्फ। अभी मैं क्या, अभी हम लगा नहीं रहे, इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे, मेरे पास ये वेबसाइट आई थी तो मैंने देखना था कि इसकी रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो ये लिख के एंटर करें जी, क्या मतलब है, बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं क्या थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, यूजर एजेंट दिस अलाउ साइट मैप, इसका मतलब है ये फाइल बनी हुई है। किप्स एकेडमी की देखें जरा, चलो जी किप्स एकेडमी पे जाओ। आई थिंक ये इनका मेन पेज ही है, स्लैश जी लिख दिया मैंने। इसकी भी बनी हुई है, जिसकी नहीं बनी होगी तो एरर पेज आ जाएगा हमारे सामने। तो इसका मतलब ये बनी है, अगर ये सिर्फ उसी की बनी होगी जिसकी एसईओ हुई होगी, जिसकी एसईओ नहीं हुई होगी उसकी ये नहीं बनी होगी। अब इसके अंदर आखिरी जो लाइन है, बेसिकली ये जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं ये रूल्स हैं, ये क्राउलिंग रूल्स हैं, इनको हमने पढ़ना है अभी। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, साइट मैप। हाँ जी, एंड पे क्या चीज़ आ गई है हमारे पास, साइट मैप। साइट मैप क्या होता है इसको देखते हैं अभी। व्हाट इज साइट मैप, कि साइट मैप हम किसे कहते हैं। साइट मैप भी टेक्निकल एसईओ का ही फैक्टर है। साइट मैप का मतलब ये है, जैसे हमने किसी को अपने घर बुलाना होता है, अपने ऑफिस में बुलाना होता है, तो हम उसे गूगल से लोकेशन भेज देते हैं। सो क्राउलर आपके घर आ रहा है, तो अगर आप उसको सारा रूट समझा कर भेजेंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका नक्शा है, तो तुम्हें समझ में आ जाए नक्शे का क्या मतलब है, कि भाई ये मेरे मेन्यू सिस्टम ये है, डिज़ाइन ये है मेरी वेबसाइट का, ये मेन्यूज़ हैं, इनके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जब क्राउलर आएगा तो उसके लिए आसानी होगी। अच्छा, एक क्राउलर की एक बात समझ लें कि क्राउलर जो किसी वेबसाइट पर आता है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आता है। कितने टाइम के लिए आता है, नॉट डिसाइडेड। हाँ, वो वेबसाइट के मुताबिक आता है कि वेबसाइट की कितनी लेंथ है, उसके हिसाब से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता। और ये जो वेबसाइट पे क्राउलर आता है उसके आने के टाइम को हम लोग एड्रेस करते हैं क्राउल बजट से, कि भाई क्राउलर के पास आपकी वेबसाइट के लिए कितना टाइम है, तो हम कहेंगे कि क्राउलर के पास कितना बजट है, इज कॉल्ड क्राउल बजट। जैसे हम कहें ना, कॉलेज में सुबह क्लासेस शुरू होती हैं और रात तक होती रहती हैं, तो प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकलते हैं, है ना, तो किसी क्लास में आकर खड़े हो जाते हैं और एकदम चले जाते हैं।
और फिर किसी क्लास में खड़े ही रहते हैं। किसी को नहीं पता, आप स्टूडेंट्स में से कोई गैस नहीं कर पाएगा कि भाई आज प्रिंसिपल साहब हमारी क्लास में कितनी देर खड़े होने वाले हैं। हो सकता है कि वो 10 सेकंड में चले जाएं, हो सकता है वो 2 सेकंड में चले जाएं, और हो सकता है कि वो उनको कुछ समझ में ना आ रही वो कुर्सी पे बैठ जाए पीछे कि जी आज मैं अभी पढ़ के जाता हूँ क्लास। नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसी तरह क्राउलर ने कितना टाइम स्पेंड करना है ये भी किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्राउलर को वो चीज़ें दिखाएं जो नागुज़ीर हैं, जितना जल्दी हो सकता है दिखाएं, ताकि ये ना हो कि उसका टाइम ख़त्म हो जाए और हम वो चीज़ें स्पेसिफाई ना की हो जिन्हें क्राउल करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आ भी गया, चला भी गया, मगर हम क्राउल नहीं हो रहे, क्योंकि जो क्राउल होने वाला कंटेंट था क्राउलर अपने लिमिटेड टाइम की वजह से उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि रोबोट्स की फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास साइट मैप। अब हमें क्या, साइट मैप हम पहले इसलिए एकदम रोबोट से मैं शिफ्ट करके आपको साइट मैप पे लाया हूँ क्योंकि रोबोट की फाइल के अंदर साइट मैप आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने रोबोट्स की फाइल बनानी है तो उसके अंदर हमें साइट मैप को डिस्कस करना है, तो पहले हम साइट मैप बना लेते हैं ताकि ये वाला मसला पहले हल हो जाए, फिर बाद में हम रोबोट्स को पढ़ेंगे। साइट मैप कैसे बनाना है? साइट मैप क्या चीज़ है? आपकी पूरी फाइल का स्ट्रक्चर, आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, वेबसाइट हमारी बनी, 1 साल के बाद हमने कहा अपनी वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मॉडिफिकेशंस करवाई, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करवाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल के बाद हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो वो जो पुराना साइट मैप था वो काम का नहीं है, अब हमें नया साइट मैप बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन में चेंज आए, हम साइट मैप भी नया जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जो कुछ भी होना है ऑनलाइन हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं करनी है, कुछ याद नहीं करना। मैं गूगल पर आया हूँ और यहाँ आकर लिखा मैंने ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, लिख दिया मैंने। इतने सारे हमारे पास फ्री टूल्स हैं जो हमें साइट मैप जनरेट करके दे देंगे। आ गया? ये सबसे अच्छा टूल है जो पहले नंबर पर आ रहा है, XML साइट मैप जनरेटर। अब ये जो साइट मैप की फाइल है इसका फॉर्मेट क्या है? ये वाली फाइल HTML भी नहीं है, ये वाली फाइल टेक्स्ट फाइल भी नहीं है, ये XML फाइल है। XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस पे क्लिक करें। जी, क्या पूछ रहे हैं आपसे और हमें उसे क्या बताना चाहिए? आपके ख्याल में सब लोग स्क्रीन पर देख के बताएं। वो हमें कह रहा है कि भाई आप अपनी वेबसाइट का URL दो मुझे, तो मैं आपको उसका साइट मैप बनाकर दे दूंगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको साइट मैप बनाकर दूंगा, आप उसे कॉपी करें, अपनी वेबसाइट पे जाकर अपलोड कर दें, बन गया। हाँ, बाद में अगर आपको लगे 6 महीनों के बाद आपने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, आप नया साइट मैप जनरेट कर लें और पुराने वाले के साथ उसको रिप्लेस कर दें। ये भी हमारे पास टेक्निकल SEO का फैक्टर है। स्टार्ट। जी, ये पढ़ें जरा, ये क्या लिखा हुआ है? फ्री 500 पेजेस अकाउंट। कहता है भाई इतने सारे पेजेस किसी के नहीं होते, 500 पेजेस से अगर बड़ा अकाउंट होगा तो इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहता है उसके लिए फिर आपको प्रो अकाउंट यानी कि बाय करना पड़ेगा, लेकिन 500 तक आप फ्री में मुझसे साइट मैप बना सकते हैं। जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिटेल्स, और नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? डाउनलोड योर XML साइट मैप बन गया। ठीक है, फोल्डर में आए, क्योंकि मैंने पहले भी साइट मैप को ही बनाया हुआ है, इस वजह से उसने उस फाइल के नाम के साथ क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। ये ठीक नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोड सोके भी मेरे पास कॉपी थी, मैं इसी को डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा तो ये गलत नाम हो गया। इसका नाम एग्जैक्टली sitemap.xml होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और कैरेक्टर्स बीच में शामिल होंगे तो वो रॉन्ग नेम होगा। रोबोट्स की फाइल का नाम robots.txt के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई और कैरेक्टर हुआ तो फिर रॉन्ग नेम हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक पहले कॉपी थी तो मैं उसे डिलीट करूंगा ताकि नाम इसका एग्जैक्टली साइट मैप ही हो, इसके आगे स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जरा कहां पर है साइट मैप, पहले वाली फाइल ये है, ये नाम होना चाहिए इसका एक्चुअल। अब मैं क्या करूंगा, जैसे हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया उसी तरीके से हम इसको भी अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट के साथ। तो साइट मैप बन गया, ये अभी लोकल है। लोकल इसकी टेस्टिंग तो नहीं हो सकती, सबको पता है टेस्टिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। अभी मैं इसको आज साइट मैप करा रहा हूँ, रोबोट्स करवा रहा हूँ, अगली क्लास में हम सर्च कंसोल पढ़ेंगे और फिर हम इसको ज़रा होस्टिंग पे लेकर जाएंगे। ठीक है, मेरे पास जो होस्टिंग अकाउंट है उसके ऊपर एक लेसन दूंगा आपको, क्योंकि जो हमने सर्च कंसोल बनाना है वो ऑनलाइन अकाउंट है। वो क्या होता है वो अगली क्लास में देखेंगे जी। वापस आ जाइए इसमें, यानी रोबोट्स फाइल का एक पार्ट बन गया। अब जब आपका साइट मैप बन गया, आपने उसे अपलोड भी कर दिया वेबसाइट पर, अब आपने अपनी फाइल के अंदर आकर उसको बता दिया। कैसे बता दिया? ऐसे, जी, साइट मैप कॉलन आगे सारा यूआरएल कॉपी करके .xml। ये किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट का साइट मैप है, इसलिए इसके साथ WP लगा हुआ है। ज़्यादा मुनासिब तरीका ये होता है कि साइट मैप का नाम साइट मैप ही हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर वापस, और रोबोट्स के अंदर जो और चीज़ें आ रही थी वो क्या थी ये समझ लेते हैं। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट किसको बोलते हैं? यूज़र एजेंट बोलते हैं क्राउलर्स को, सर्च इंजन के क्राउलर्स को। मतलब एक सर्च इंजन हमारे पास गूगल है, एक याहू है, एक MSN है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं सबके क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो हम सर्च इंजन के नाम नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट का मतलब है कि क्राउलर्स ऑफ सर्च इंजन। उसके बाद हम लगा रहे हैं कॉलन और फिर हम लिख रहे हैं स्टैटिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई यूजर एजेंट क्राउलर्स ऑफ ऑल। स्टैटिक का क्या मतलब? आपको पता है एक वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। एक्सेल जो पढ़ते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, वाइल्ड कार्ड यूज किया हुआ कभी कि नहीं किया हुआ? वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है जहां पर आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को शो करना होता है, तो वहां पर हम वाइल्ड कार्ड की बात करते हैं। सो ये क्या है? स्टैटिक का क्या मतलब हुआ? ऑल। इसका क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ऑल सर्च इंजन्स, क्राउलर्स ऑफ ऑल सर्च इंजन्स, क्राउलर्स ऑफ ऑल सर्च इंजन्स। कहने का तरीका क्या है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या चीज आ रही है? मतलब एक पैरामीटर क्या था साइट में, एक पैरामीटर क्या था यूजर एजेंट। इनको हम रूल्स बोलते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं ये रोबोट्स फाइल के रूल्स हैं। एक क्या है? डिसअलाउ, और एक क्या है? अलाउ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई मेरे पास तो वेबसाइट में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, क्राउल होने वाला डाटा सिर्फ ये है, और ये वाला जो डाटा ये मैंने सिर्फ अपने, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, वीडियो बन गई है तो मैं कहता हूँ भाई मेरा होस्टिंग है, मैं अपनी होस्टिंग में इसको सेव कर लेता हूँ cPanel में जाकर। तो इसका ताल्लुक मेरी वेबसाइट से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसको बैकअप के तौर पर सेव कर रहा हूँ कि भाई मेरे कंप्यूटर से कहीं डिलीट ना हो जाए, मेरी विंडो ख़राब होगी तो सब कुछ चला जाएगा। इसका मतलब मैंने इसे क्राउल नहीं करवाना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि उस फोल्डर को जहाँ पर ये वीडियोस रखी होंगी मैं क्या कर दूंगा? डिसअलाउ। जहाँ पर मैंने ये सब कुछ रखा होगा मैं उसे क्या कर दूंगा? डिसअलाउ कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्राउलर को मैसेज दिया कि इसे क्राउल नहीं करना। ये फोल्डर एक भी हो सकता है और नंबर ऑफ फोल्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे स्पेस दें, एक और फोल्डर लगा दें, फिर स्पेस दें, एक और फोल्डर लगा दें। तो जितने भी फोल्डर्स होंगे हम उन सबको इस तरह से डिसअलाउ कर सकते हैं। डीसी किचन को भी मैंने खोला था शायद, है ना? और ये देखें आगे क्या लिखा हुआ है? अलाउ कॉलन। बस इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई इनको डिसअलाउ कर दो, बाकी सब कुछ ही अलाउ है। अलाउ कॉलन का क्या मतलब है? सब कुछ अलाउ, लेकिन डिसअलाउ में आपने मेंशन कर दिया कि ये अलाउड नहीं है। ठीक है, सो ये है हमारे पास रोबोट्स की फाइल।
ये मैंने अभी आपको सब प्रैक्टिकल डेमो से बताया है। इसको ज़रा इस स्लाइड में आते हैं, इसमें मैंने काफ़ी कुछ इसको डिफाइन किया हुआ है जी। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है? रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स आल्सो नोन एज रोबोट्स एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल। मतलब एक्सक्लूशन का क्या मतलब कि भाई कौन सी चीज़ इसमें शामिल करनी है और कौन सी चीज़ शामिल नहीं करनी। तो कोई बंदा अगर आपसे पूछे कि भाई ये रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं या रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो ये जो हमने अभी पढ़ा इसी को ही हम बोल रहे हैं कि क्या चीज़ अलाउ करवानी है और क्या चीज़ डिसअलाउ करवानी है। नीचे आए जी। What happened if you don't have a robots file? जी, क्या होगा? पूरी की पूरी वेबसाइट ही क्राउल होना शुरू हो जाएगी। और अगर क्राउलर का बजट खत्म हो गया और वो सही डाटा क्राउल नहीं किया उसने, तो वो क्राउल किए बगैर आपकी वेबसाइट को चला जाएगा। मतलब उसने उस डाटा को क्राउल किया जो आप क्राउल ही नहीं करना चाह रहे थे, तो रॉन्ग क्राउलिंग हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वेबसाइट का होना जरूरी है। What happened if I accidentally block search engines from accessing my website? इसका क्या मतलब हुआ? कहता भाई गलती से आपने अलाउ करना था, डिसअलाउ कर दिया अपने खास पेज को, इंडेक्स के पेज को डिसअलाउ कर दिया, और करने के बाद आप खुद भी भूल गए कि क्या किया था, और फिर आप बैठे हुए हैं सर्च इंजन उस पर सर्च कंसोल भी चेक कर रहे हैं, अपने एसईओ के एरर्स भी चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही है आपकी, लेकिन आप भूल चुके हुए हैं। भाई ये याद दहानी भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। गूगल आपको कोई रिमाइंडर नहीं देगा कि आपने ब्लॉक किया था। हाँ, हमने अभी पढ़ा ना अलाउ और डिसअलाउ। तो अगर आपने गलती से किसी पेज को डिसअलाउ कर दिया, जैसे आपने टेम्परेरी तौर पर डिसअलाउ करना था, आपने कहा भाई 2 दिन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसको डिसअलाउ करता हूँ, 2 दिनों के बाद फिर अलाउ कर लूँगा, फिर आप खुद ही भूल गए इस फैक्टर को, तो वो डिसअलाउ जिसको किया होगा वो क्राउल नहीं होगा। आपको खुद से इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और क्या चीज़ है इसमें? इससे क्या हुआ?